बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। मुल्की तारीख में पहली बार हर्मीट इंडेक्स ने तारीख रकम कर दी है। अपने ही रिकॉर्ड तोड़ता हुआ हर्मीट इंडेक्स नए रिकॉर्ड बनाने पर गामजन है। 53,900 पॉइंट्स की हद अबूल कर गया हर्मीट इंडेक्स। हमने देखा कि ये तारीख में पहली दफा ऑल टाइम हाई है। हर्मीट इंडेक्स 53,944 पॉइंट्स की नफसाती हद पर ट्रेड हुआ। बुलंद तरीन सतह है। इससे पहले हर्मीट इंडेक्स की ये पोजीशन कभी नहीं देखी गई। आज अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो हर्मीट इंडेक्स 53,860 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 737 पॉइंट का इजाफा इसमें रिकॉर्ड किया गया। जबरदस्त तेजी, रिकॉर्ड तेजी देखी गई। सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हाई हैं इन्वेस्टर्स के, ब्रोकर्स के, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो IMF की टीम पाकिस्तान में है, मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और मुज़ाकरात मुस्बत सिम की जानिब रवा दवा है, और दूसरी जानिब इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दी है। उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। फिर जो सियासी हलचल मची हुई है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो ये तमाम अवामिल है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट प्लस, सरप्लस और रिकॉर्ड प्लस हो गई है। हर्मीट इंडेक्स आज इंट्राडे में लो रहा 53,166 पॉइंट और हाई रहा 53,944 पॉइंट। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 546 मिलियन का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। 253 कंपनीज के शेयर्स ग्रीन जोन में ट्रेड हुए, 97 कंपनीज के शेयर्स रेड जोन में ट्रेड हुए। ओवरऑल अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं कि इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स ने कौन से स्टॉक्स में नुमाया खरीदो फरोख्त की, तो उसमें नंबर 1 पोजीशन बैंकिंग स्टॉक्स की है, फिर रिफाइनरी स्टॉक की है, ऑटो स्टॉक्स भी आज बेहतर हुए, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में भी आज खरीदो फरोख्त देखी गई, जबकि IT सेक्टर में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन रहा, अप एंड डाउन रहा। तो ओवरऑल आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जब मार्केट का आगाज हुआ तो ग्रीन जोन के साथ हुआ। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हमने पोटेंशियल देखा। ग्रीन जोन में ही ट्रेड होती रही मार्केट और इख्तिताम भी ग्रीन जोन यानी रिकॉर्ड सतह पर हुआ। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे करेंसी मार्केट में डॉलर की पोजीशन की। तो डॉलर की पोजीशन दिन ब दिन मजबूत हो रही है। आज भी इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की क्लोजिंग 98 पैसे इजाफे के साथ हुई। 284 रुपये 31 पैसे से बढ़कर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 285 रुपये 29 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी इसके असरात मुरतब हुए और ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा हो गया, 285 रुपये से बढ़कर 286 रुपये पे बंद हुआ। ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर का जो गैप है वो तो कम है, लेकिन इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत मजबूत इस वजह से हो रही है कि हमारे रिजर्व्स बेहतर नहीं हो रहे। हमारा जो लिक्विडिटी क्रंच है डॉलर का वो बेहतर नहीं हो रहा है। हमारे मुल्क में अगर इन्फ्लोज आएंगे तो ऑब्वियसली रुपी की वैल्यू अप्रिशिएट हो गया एज कम्पेयर टू डॉलर। आने वाले दिनों में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डॉलर की बॉन्ड रेंज यही रहेगी जब तक इन्फ्लोज हमारे मुल्क में नहीं आ जाते। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा प्रोग्राम में कि PIA का फ्लाइट शेड्यूल कई हफ्तों के बाद मुल्क भर में 100% बहाल हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद समेत किसी भी एयरपोर्ट पर आज कोई परवाज मनसूख नहीं है। कराची से सक्खर 16 दिन के बाद और सक्खर से इस्लामाबाद 14 रोज़ के बाद तमाम फ़्लाइट शेड्यूल जो हैं वो मामूल के मुताबिक हैं। और जो क्रेडिट लिमिट पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने PIA को दी है 50 करोड़ रुपए की, उस हवाले से काफ़ी फैसिलिटेट हुआ है PIA। और बहुत अरसे के बाद यानी कई हफ्तों के बाद हम देख रहे हैं कि फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया है। माली बहरान के सबब 20 रोज़ में PIA ने तकरीबन 700 मुकामी और आलमी फ़्लाइट्स को मनसूख किया था। बहरहाल क्रेडिट लिमिट इन्हेंस की है PSO ने PIA की, उसके बाद PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक आ गया है। और जब PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन मामूल पर नहीं था तो दीगर प्राइवेट एयरलाइंस ने खूब मुनाफा कमाया, किराए महंगे कर दिए। अब PIA दोबारा से मैदान में आ गई है, कौमी एयरलाइन है, इसका बहाल होना, इसका बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपको अपने प्रोग्राम में बताऊंगा कि फ़ी तोला सोने की कीमत मुल्क भर में 400 रुपये कम हो गई। फ़ी तोला सोना 2,14,200 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 343 रुपये कमी के बाद 1,83,642 रुपये हो गई है। आरबी गोल्ड मार्केट में सोना $9 सस्ता हुआ है, जिसके बाद फ़ी ऑन सोना $2,003 का हो गया है। इस वक्त प्रोग्राम में सबसे अहम टॉपिक होगा हमारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी, और इसी हवाले से हम अपने अगले सेगमेंट में बात करेंगे। यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी का समा देखा गया। ट्रेडिंग ने आज नए रिकॉर्ड्स कायम किए। हर्मीट इंडेक्स 53,944 पॉइंट की नफसातियत पे ट्रेड हुआ और रिकॉर्ड सतह पे हुआ। मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा में हर्मीट इंडेक्स की पोजीशन इतनी मजबूत देखी और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल जब ट्रेडिंग का आगाज़ होगा तो हर्मीट इंडेक्स 54,000 का लेवल अबूर कर जाएगा। इसी हवाले से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अमीन यूसुफ और स्टॉक एक्सपर्ट शरियात भट्ट। सबसे पहले अमीन यूसुफ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मार्केट की जो इस वक्त पोजीशन है वो रिकॉर्ड सतह पर है, क्या ये जेन्युइन है या आर्टिफिशियल है? देखिए, बिल्कुल जेन्युइन है और सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ऑब्वियसली आपकी में मार्केट में पार्टिसिपेशन भी है, कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। प्लस इसमें ये भी देखें कि आने वाले दिनों में लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा,
टी बिल्स का जो ऑप्शन था वो भी इंडिकेट यही कर रहा है कि महंगाई आगे जाके कम होगी और उसकी जो है स्टेट बैंक जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगा तो उसकी वजह ये भी है। देखें जो फिक्स फंड जो फिक्स पे बैठे हुए फंड्स वो ऑब्वियसली वो भी मार्केट में आएंगे, क्योंकि लग रहा है कि और भी मार्केट में जो है ना लेवल जो 54,000 का तो लेवल ब्रेक करेगा, प्लस चीजें और बेहतर लग रही हैं और जो है ऑन ट्रैक है। आईएमएफ भी आपको ऑब्वियसली अप्रूव हो जाएगा 700 मिलियन की, वो भी फाइनेंसिंग मिल जाएगी। तो ये सारा क्रेडिट इंटीरियम गवर्नमेंट को जाता है। एक जमाने में हालत ऐसे थे कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे, अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा अमीन साहब, आईएमएफ की टीम इस वक्त पाकिस्तान में है, मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, लेकिन आईएमएफ ने हमारे ज़राए ये कहते हैं कि मुतालबा किया है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। अब अगर टैक्स नेट को बढ़ाते हैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर पे मजीद टैक्स डालने की कोशिश की जाएगी। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर पे मजीद टैक्स डाला जाएगा तो अफेक्ट होगा स्टॉक मार्केट में ब्रोकर, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर जब मजीद टैक्सेस डालेंगे तो उनका आउटपुट जो है वो डिस्टर्ब होगा। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए इसमें जो अभी कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है कि सिर्फ खाली कॉर्पोरेट टैक्स पे, दूसरे एवेन्यूज भी हैं जहां गवर्नमेंट टैक्सेशन कर सकती है। रिटेल सेक्टर वो टैक्सेशन में नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर टैक्सेशन में नहीं है, रियल एस्टेट है लेकिन वो टैक्सेशन नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट और अगर रियल एस्टेट को देखें तो उसमें भी डिस्पैरिटी है कैपिटल गेन में। सीजीडी का जो रेट यहाँ ज्यादा है वहाँ कम है, तो ऑब्वियसली इस पे जो इंटीरियम गवर्नमेंट भी काम कर रही होगी और आईएमएफ के साथ। लेकिन आप ये देखें ना, इतना स्मूथ रिव्यू तो कभी भी नहीं हुआ। हमेशा से आप सुनते थे आईएमएफ के आपकी ये आते थे कि आपने ये चीजें टारगेट्स पूरे नहीं किए, तो ऐसी कोई चीज तो आपको अभी नजर नहीं आ रही है। आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैक्स आयद कर सकती है? रिटेल, होलसेलर, लॉयर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इन सबको टैक्स नेट में लाने में कामयाब हो जाएगी? देखिए होना चाहिए। आप मुझे ये बताएं ना हमजा भाई, अब कितना बड़ा मजाक है कि नॉन फाइलर और फाइलर, दुनिया भर में कहीं नॉन फाइलर नहीं होता। तो ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। जिसको जो टैक्सेशन देखे दूसरे, अगर टैक्सेशन के अगर लोग बढ़ेंगे, आप लोगों को बढ़ाएंगे तो हम एग्जिस्टिंग वालों पे टैक्स का बर्डन कम पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इंटीरियम गवर्नमेंट तो इनके पास तो कोई पॉलिटिकल वो है ही नहीं कि वो तो ऑब्वियसली प्रॉपर वे में चलेंगे। उनके पास तो ऐसा कोई है ही नहीं कि उन्होंने इलेक्शंस में आके लड़ना है। तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है वो चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और प्लस एक चीज आप शायद देखें कि आपने शायद देखा होगा, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि स्टॉक मार्केट में कंपनीज को लिस्ट कराएं। जो कंपनीज हैं ऑब्वियसली इतना हायर इंटरेस्ट रेट पे बोरो करना पड़ता है, तो यहाँ पे लिस्ट करा के एक्सपेंशन करें। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज है। अगर ये होती है तो इससे मार्केट का बेस बढ़ेगा, लिस्टिंग बढ़ेगी, तो मार्केट के लिए बेहतरी है। जी अमीन साहब साथ ही रहिएगा आप हमारे। शरियार भट्ट, कौन से स्टॉक्स सबसे ज्यादा आज रिफ्लेक्ट रहे, किसमें तेजी देखी गई, थोड़ा सा अहवाल बताइएगा। देखिए मार्केट में देखा कि पिछले काफी दिनों से जो तेजी का तसलसल है, मार्केट सेक्टर वाइज थोड़ा परफॉर्म कर रही है। पहले हमने देखा कि ऑयल एंड गैस के अंदर काफी ज्यादा एक्टिविटीज देखने में आती थी, फिर जब रिजल्ट बैंक से आउट परफॉर्म किया, आपने देखा कि कितने बम्पर जनरेट किए, आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट दिए, तो बैंकिंग स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और पिछले 2 दिनों में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से नंबर आ रहे हैं, आने वाले दिनों में इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो सीमेंट के स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्टील के सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और फार्मास्यूटिकल की जो स्टॉक है काफी अच्छी। तो ओवरऑल मार्केट में आप ये कह सकते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में तेजी है, सेक्टर वाइज मार्केट बढ़ रही है और सेक्टर वाइज ही मार्केट करेक्शन विटनेस कर रहे हैं। अमीन साहब, ये मुझे बताएं कि मुस्तकबिल में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मजीद बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त हमें करेंसी मार्केट में एक चैलेंज सामने आ गया है रुपये और डॉलर की वैल्यू का। डॉलर डे बाय डे अप्रिशिएट हो रहा है एज कम्पेयर टू रुपी। क्या समझते हैं कि इसका तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा मार्केट पे? देखिए इतनी बड़ी सिग्निफिकेंस अमाउंट से नहीं, लेकिन अगर आप नो डाउट अगर आप देखें तो 9 रुपए डॉलर ओपन मार्केट में बढ़ चुका है। उसकी ऑब्वियसली वजूहत है कि इंपोर्ट भी आपकी जिस तरह से अगर इकोनॉमी ग्रो होगी, ऑब्वियसली आपने एक्सपेंशन करना है तो इंपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो उसका रॉ मटेरियल तो ज्यादातर आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यही वजह है कि उसकी वजह से डिमांड है। और प्लस जैसे 700 मिलियन का अगर आपके पास इनफ्लोज आते हैं और फर्दर आगे भी जैसे SIF के थ्रू, SIPC के थ्रू जो आपके पास रिफाइनरी से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली ड्यू है, वो अगर जल्दी मटेरियलाइज हो जाती है तो फिर ये प्रेशर जो है ना कम हो जाएगा। अमीन साहब, हमने आइंदा साल अप्रॉक्सीमेटली $25 बिलियन अदा करने हैं कर्जों की मद में। अगर उसमें सेटलमेंट भी हो जाता है तो 12 से 13 अरब डॉलर तो हमने देने ही देने हैं। तो अगर हमारे पास इन्फ्लोज नहीं आता है, हमारा रेवेन्यू नहीं बढ़ता, हमारा रिजर्व बेहतर नहीं होता, तो आप नहीं समझते कि आइंदा वाले दिनों में हमें कई मुतादिद चैलेंजेस का सामना होगा और बड़े संगीन चैलेंजेस का सामना होगा? देखिए चैलेंजेस तो बिल्कुल जरूरी है, नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे नहीं कर सकते।
अब लोन रीस्केड्यूल कराना पड़ेगा, डेट रीस्केड्यूलिंग कराना पड़ेगा, बायलैटरल एजेंसीज है उनसे रीस्केड्यूल कराना पड़ेगा, चाइना का लोन है। तो आई डोंट थिंक सो। देखिए आप अपना सर्कुलर, आपका जो डेफिसिट भी कम हो रहा है, तो चीजें जब बेहतरी की तरफ जाएंगे तो आपको रेवेन्यूज भी मिलेंगे। जब इकोनॉमी खुल जाएगी, सही तरीके से काम होगा, तो आप देखेंगे चीजें बेहतर भी होंगी और इन्फ्लोज भी आएंगे। देखिए एक और चीज आप नहीं देख रहे हैं, इलेक्शन की डेट आ गई, इलेक्शन हो जाएंगी, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है और जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आती है वो भी आ सकती है। ऑब्वियसली वो भी आपके पास एक एवेन्यू है, जिससे आपको प्लस एक एफडीआई का भी आपके पास एवेन्यू है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें तो आपके पास है। हम अभी इससे नहीं कह सकते कि हम नहीं कर सकेंगे टारगेट। ये तो वही वाली बात होगी कि आप मैच खेलने से पहले बोल लो कि मैं हार गया हूँ। हमारी प्लानिंग क्या है, हमारी पॉलिसी आप क्या समझते हैं कि क्या होनी चाहिए ताकि हम अपने तमाम अहदाफ को भरपूर तरीके से हासिल कर सकें? देखिए वही वाली बात है, जो अभी स्ट्रिक्ट मेजर्स करेंसी पे चल रहे हैं वो कंटिन्यू, स्मगलिंग अगर रुकी रहे और ये सारी चीजें आगे भी जो गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी, अगर इसी को कंटिन्यू रहेंगी तो चीजें फिर बेहतरी की तरफ जाएंगी। अगर वो आने वाली गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आगे चीजों को टैकल करेगी। अभी तो बहुत बताना मुश्किल है, प्रीमेच्योर है, क्या गवर्नमेंट आती है हमें नहीं पता। जी अच्छा, शहरियार साहब ये मुझे बताएं कि ऑटो सेक्टर आज थोड़ा बहुत इम्प्रूव दिखाई दिया, हमें रिफ्लेक्शन दिखाई दी, स्टॉक्स में ऊपर नीचे देखा गया, स्टॉक्स हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, तो क्या वजूहत थी ऑटो सेक्टर के चलने की? देखिए ऑटो सेक्टर में आप देखेंगे कुछ तरह जो नंबर है उनके मुताबिक पिछले 1 से 1.5 साल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमने देखा था कि रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर को ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो ऑटो सेक्टर के जो कारखाने बंद थे वो भी खुलना शुरू हो गए और इनकी सेल्स भी स्लाइटली इंप्रूव हो रही है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि बेहतर हो गई है, लेकिन ये अब जो मेन लाइन पे आ रहे हैं उनकी जो सेल्स हैं जो वो बढ़ना शुरू हो गए, उसका रिफ्लेक्शन देखने में आता है। फिर आने वाले समय जितना कि मैंने आपसे कहा कि इंटरेस्ट रेट इम्कान है कि नीचे आएगा, उसके बाद ऑटो सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा वैल्यूएशन भी नजर आई। और फिर एक तो स्टॉक से बायबैक की खबर जिस तरह 5 सुजुकी में चल रही है, तो उसके हवाले से इन्वेस्टर काफी कॉन्फिडेंस था उसके अंदर। फिर साजगार इंजीनियरिंग के हवाले से इंडिविजुअल खबरें हैं कि ये ऑटो रिक्शा लेकर आने वाले जिसमें लाइक बैटरी के ऊपर चलने वाला होगा। तो फिर काफी सारी खबरें हैं जो जिसकी वजह से इन स्टॉक्स में काफी जान नजर आती है। तो आईपीओज अब मार्केट में आएंगे, आप समझते हैं कि अब रिकॉर्ड तेजी हो गई है, हालात थोड़े बेहतर हो गए हैं, तो आईपीओज आने की तवक्को है? जी बिल्कुल, प्लेटफॉर्म तो सेट किया है, सेट है सब चीजें। आईपीओ रुके हुए तो काफी अच्छे थे क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। अब क्योंकि मार्केट परफॉर्म करने शुरू हो गई है और मार्केट में वॉल्यूम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। आज भी देखें तो 5 से 44 मिलियन शेयर का आज चल रहा है टीवी में ना। तो यकीनी तौर पे अब आईपीओ को आना चाहिए मार्केट के अंदर और काफी आप देखेंगे आइंदा आने वाले महीनों में काफी आईपीओ आएंगे। पता अमीन साहब, सीपैक और एसआईएफसी ये दोनों बड़े अहम मंसूबे हैं पाकिस्तान के। सीपैक और एसआईएफसी को दोनों पैरेलल तरीके से हम लेके चल रहे हैं। क्या समझते हैं मुस्तकबिल में अगर दोनों मंसूबे इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और कामयाब हो जाते हैं हम, तो हमारी मईशत को कहाँ देख रहे हैं मुस्तकबिल में? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआईएफसी को पहले आप तस्वर भी नहीं कर सकते कि वन विंडो ऑपरेशन, कोई भी अगर बाहर से बिजनेस करने के लिए आता है तो उसको बहुत जगह जाना पड़ता है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके रिजल्ट्स आप देखेंगे ऑब्वियसली इसमें एफडीआई आपके पास आएगी, आपके पास पोर्टफोलियो जैसे मैंने बताया इलेक्शंस के बाद, तो ये बड़ा अच्छा है। और प्लस ये देखिए मैटर करता है कि आने वाली गवर्नमेंट उसको कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी, किस तरह से लेगी, वो मैटर करता है। लेकिन लग रहा है कि कंटिन्यूटी रहेगी आगे। आखिर में ये बता दें अमीन साहब, रवां साल के इख्तिताम तक 100 इंडेक्स को कहाँ पे देख रहे हैं आप? देखिए इंडेक्स लेवल बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए कंपनीज तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे दे रही हैं। आप अर्निंग वाइज देखें, अभी भी आप लोअर मल्टीपल पे हैं। 2017 में आप 12 के मल्टीपल पे थे। मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 बिलियन की थी, 104 रुपए का डॉलर था। अभी 27 बिलियन है, लेकिन आप कन्वर्ट करें 282 285 से, तो उसकी रुपी टर्म में तो वैल्यू अभी भी ज्यादा बन रही है। यानी आप समझ रहे हैं कि आइंदा वाले दौर में अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर रहे तो मार्केट ऐसे ही परफॉर्म करेगी और रिकॉर्ड बनाती रहेगी? बिल्कुल बनाती रहेगी। देखिए उस पर ये भी डिपेंड करता है कि कोई कॉर्पोरेट टैक्स ऐसा इंडस्ट्रीज पे नहीं लगे जो हर्ट करे, लेकिन लग नहीं रहा है कि जिस तरह से प्रॉफिट्स कंपनी कर रही है। देखिए इतने खराब हालत में भी कंपनीज ने इतने अच्छे प्रॉफिट दिखाए। अगर हालात और बेहतर होंगे तो आप प्रॉफिट से बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं और इतनी अच्छी डिविडेंड यील्ड मिलेगी, कैपिटल गेन लोगों को मिलेगा। मेरे ख्याल में कहीं मार्केट में भी अगर आप रीजनल कंपैरिजन करें तो हमारी मार्केट तो बेस्ट परफॉर्मेंस मार्केट रिटर्न वाइज अगर आप देखें इतनी जल्दी बढ़ी है। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया अमीन साहब और शहरियार भट्ट, आपने अपना कीमती वक्त दिया।
कराची स्टॉक मार्केट में आज रिकॉर्ड तेजी दिखी गई। सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे ब्रोकर्स के और फाइनेंसर्स के। हंड्रेड इंडेक्स ने तारीख रकम कर दी। गुज़िश्ता हफ्ते भी एक नया रिकॉर्ड कायम किया था हंड्रेड इंडेक्स ने और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़। और हंड्रेड इंडेक्स की पोजीशन आइंदा आने वाले दिनों में मजीद रिकॉर्ड सतह पर जाएगी और अगर इसी तरीके से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे पॉजिटिव साइड पर जाते रहे तो नया रिकॉर्ड बनता जाएगा। सरमायाकारों का एतमाद बहाल है। सेकेंड सेशन में मैं बात करूँगा प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर को जो मसाइल इस वक्त दरपेश हैं और ये वो इंडस्ट्री है जो वैल्यू एडिड इंडस्ट्री है और इस पर जो टैक्सों का बोझ लादा गया है और जिस तरीके से रेमिटेंसेज हमारे मुल्क में कम हुई हैं उससे ये सेक्टर कितना मुतासिर हुआ है, इस हवाले से हम मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। रियल इस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर किसी भी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क में रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ज़बो हाली की जानिब गामज़न है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि टैक्सेस का बोझ लाद दिया गया है। उसके अलावा इतनी महंगाई हो गई है कि कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गया है किसी भी शख्स का प्लॉट ख़रीदना, फ्लैट ख़रीदना, घर ख़रीदना। और ख़ुद बिल्डर्स भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए हैं क्योंकि मटीरियल कॉस्ट दुगनी और कई गुना बढ़ चुकी है। इसी हवाले से प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं हसन बख्शी, साबिक चेयरमैन आबाद हैं। बहुत शुक्रिया हसन साहब आपका। कॉस्ट इतनी महंगी हो गई है कि आपके प्रोजेक्ट्स भी मुतासर हो गए हैं। कितने रहायशी प्रोजेक्ट्स हैं एक अंदाजे के मुताबिक जो मुल्क भर में मुतासर हुए हैं, उनका काम रुक गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। देखिए, बात ये है कि पिछले 1.5-2 साल में कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो तकरीबन 100 से 150 गुना बढ़ गया है। मसलन सरिया 1,25,000 रुपये होता था पर टन, आज 2,75,000 रुपये है। सीमेंट की बोरी 600 रुपये होती थी पर बैग, आज 1,200 रुपये है। इसी तरह टाइल जो 1,200-1,300 रुपये स्क्वायर मीटर होते थे, आज वो 2,500-3,000 रुपये स्क्वायर मीटर हैं। एल्युमिनियम में भी यही कैफियत है, आपके स्टील वायर्स में भी यही कैफियत है और जो लेबर की वेजेस हैं उसमें भी वही कैफियत है। जिन लोगों ने पुराना माल बेचा हुआ था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में आप बेचते हैं एडवांस, 4 साल पहले माल बेचते हैं और उन्हीं के पैसों से वो प्रोजेक्ट बनाते हैं जी। जिन्होंने पहले माल 5,000 रुपये स्क्वायर फुट, 6,000 रुपये स्क्वायर फुट, 7,000 रुपये स्क्वायर फुट बेचा हुआ था, उनके लिए आज मुमकिन ही नहीं रहा है कि अपनी बिल्डिंग कंप्लीट करें, क्योंकि बिल्डिंग बनाने की कॉस्ट आज सेलेबल एरिया और जो कंस्ट्रक्टेबल एरिया उसमें 50% का फर्क होता है। यानी अगर मेरी कंस्ट्रक्टेबल एरिया की कॉस्ट आ रही है 6,000 रुपये तो सेलेबल एरिया की आती है 9,000, क्योंकि बाकी 50% एमिनिटीज होती है, पार्किंग होती है और दीगर चीजें होती है, कॉमन एरियाज होता है, कम्युनिटी सेंटर होते हैं। तो आज 9,000 रुपये कॉस्ट है और जिन्होंने 6,000, 7,000 और 8,000 में माल बेचा हुआ है और 5,000 में, उनके लिए नामुमकिन हो गया है कि वो इन हालात में अपने प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सकें। लिहाजा पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं उसमें 60 से 65% प्रोजेक्ट दरमियान में रुक गए हैं। ये बिल्कुल वही कैफियत है कि जिस तरह कॉन्ट्रैक्टर्स ने गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लिए थे और सरिया सीमेंट इतना महंगा हो गया कि वो काम मुकम्मल नहीं कर सके, तो पहली गवर्नमेंट ने ये इसको सही समझते हुए उनको प्राइस का एस्केलेशन अलाउ किया। अच्छा, हमें भी बिल्डर्स को एस्केलेशन की कानूनी इजाजत है, पर जब हम एस्केलेशन लेके आते हैं तो हम देखते हैं हमारे कस्टमर की जेब में भी पैसा नहीं है। या तो कस्टमर की रियल इनकम बढ़ी हो जी, कस्टमर हिट हो रहा है फूड इन्फ्लेशन से, कस्टमर हिट हो रहा है एनर्जी के इन्फ्लेशन से, कस्टमर हिट हो रहा है बच्चों की फीस से, मेडिकल से, हर चीज से हिट हो रहा है। तो उसमें भी आज सकत नहीं है कि वो एस्केलेटेड या बढ़े हुए प्राइस दे सके। तो आज इंडस्ट्री वहां खड़ी है कि जहां पर एक हम तमाम लोगों को बैठ के, जिसमें गवर्नमेंट के भी इदारे हों, रेगुलेटरी भी अथॉरिटी हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, बिल्डर्स हो और अलॉटीज के भी रिप्रेजेंटेटिव हो, हमें कोई इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। और इसके बाद गवर्नमेंट ने नहले पे देला ये किया है कि इस सेक्टर को ओवर टैक्स कर दिया है। यानी आप 236C पहले 1% था, अब 3% कर दिया है। 236K पहले 1% था, अब 3% कर दिया है, यानी 6%। तो यही हो गया। सेमिनी भी लगा दिया है। जी, मैं वही बोल रहा हूँ, ओवर टैक्स ओवर डॉक्यूमेंटेड कर दिया है। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ट्रांसफर चार्जेस, म्यूटेशन चार्जेस, तो 10% तो कॉस्ट है प्लॉट ट्रांसफर करने की। 7E वो एक टैक्स है कि किसी के पास एक से ज्यादा अगर प्रॉपर्टी होगी और उसकी मिल्कियत 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर होगी तो गवर्नमेंट डीम इनकम, यानी उस पर अगर वो 4 करोड़ की है तो 4 लाख रुपए सालाना लेगी। तो जब इनकम
और इनकम टैक्स का कानून ये कहता है कि इनकम होगी तो टैक्स होगा, पर हमारी हुकूमत ने ये किया कि आपकी इनकम हो या नहीं आपको गवर्नमेंट को देने हैं। 18वीं तरमीम के बाद, जबकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है प्रॉपर्टी का टैक्सेशन, फिर भी फेडरल गवर्नमेंट उस पर टैक्सेशन लेना चाह रही है। और इस तरह की कई मसाइल हैं जिसकी वजह से लोग आज रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। 7E लगने की वजह से आप क्या समझते हैं कितना खसारा हुआ है आप लोगों को? रियल एस्टेट सेक्टर जो वैल्यू एडेड सेक्टर है वो कहां पे पहुंच गया इस वक्त? देखिए हमारा रियल एस्टेट सेक्टर हिट नहीं हुआ है, सिर्फ हमारे से जो 72 एलाइड इंडस्ट्री थी ना, जिसका पहिया हमारे साथ चलता था, बिल्कुल वैल्यू एडेड हिट हो गई है। सो 7E में गवर्नमेंट ने मुश्किल से 10-15 अरब रुपए टैक्स जमा किया होगा, पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी 400 अरब रुपए की होती थी, जिसपे 18% सेल टैक्स दिया जाता था, और जो बिल्डर रिक्लेम नहीं करता था, यानी 48 अरब रुपए वो गवर्नमेंट ने गंवा दिए। क्योंकि अब कोई भी बिल्डर, कोई भी कारोबार करने वाला मजीद नए प्रोजेक्ट करने को इन हालात में तैयार नहीं है, जहां पर पाक रुपए की कोई वैल्यू फिक्स नहीं हो रही है। कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले ये 330 रुपए थी, 40 रुपए थी, फिर ये 275 रुपए हो गई और आज 285 रुपए हो गई। मुझे बताइए कौन आदमी इन हिज राइट से आज 4 साल का प्रोजेक्ट कैलकुलेट कर सकता है कि वो ऐसा बनेगा और ऐसा होगा? अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी भी पैसे नहीं भेज रहे हैं, और हमने देखा था माजी में कि बैंकिंग चैनल के थ्रू भी रेमिटेंसेज नहीं आ रही थी, उसकी वजह से भी रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था। अब पाकिस्तानी अगर बाहर बैठा हुआ वो पैसे नहीं भेजेगा तो किस तरीके से आप लोग बुकिंग करेंगे, किस तरीके से आप सर्वाइव करेंगे? क्या प्लानिंग्स हैं और कितने पैसे अवाम के फंस चुके हैं एक अंदाजे के मुताबिक? देखिए मैं ये कहूँ कि जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और जो भी पॉलिसी है ना, वो एक 20 साल के लिए नहीं बनेगी जी, तो देखिए ये अफरा तफरी का आलम रहेगा। अगर आप समझते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है इस मुल्क की ग्रोथ के लिए, तो उसके लिए एक पॉलिसी बनाए, और जो भी हुकूमत में आता है उसको 10, 15, 20 साल उस पर टिकना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हर 2 साल बाद पॉलिसी तब्दील होगी, लोगों के अरबों रुपए, नॉट ओनली बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, अलॉटीज के भी फंस गए, जी तो बिल्कुल। कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। अब जो आपने कहा कि कितने पैसे फंस गए, तो मैं ये समझता हूँ कि इस इंडस्ट्री में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में $45 बिलियन रुपए लगे हुए हैं, $45 बिलियन, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक आम तखमीने के हिसाब से इसके 3 गुना ज्यादा पैसे हैं। वो स्टक हो गए इस वक्त, ये सारे पैसे मुंजमद हो गए जी, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है इस पर। अच्छा हसन साहब, आखिर में मुझे ये बता दें कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को फिर से बेहतर होता हुआ कब तक देख रहे हैं? क्या मजीद साल, 2 साल, 3 साल लगेंगे? क्योंकि हुकूमत की तरजीहात में इस वक्त कंस्ट्रक्शन सेक्टर नहीं है, IMF का बहुत दबाव है। क्या समझते हैं कि 2-3 साल तक ये सेक्टर इसी तरीके से स्लिपिंग मोड पर आएगा? देखिए हमारे मुल्क में खुशकिस्मती से मकानों की डिमांड है, पॉपुलेशन मौजूद है। अगर हम रेगुलेटेड सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जी, अगर आप रेगुलेटेड सेक्टर को बंद कर देंगे तो फिर इलीगल सेक्टर थ्राइव करेगा, बगैर अप्रूवल के कंस्ट्रक्शन होगी, यूनिट बनेंगे, और वो बिल्डिंगें बनेंगी जिसमें ना कोई आर्किटेक्ट इन्वॉल्व होगा, ना कोई इंजीनियर इन्वॉल्व होगा, ना कोई सुपरवाइजर इन्वॉल्व होगा, ना कोई कंसल्टेंट इन्वॉल्व होगा, जिसमें जिंदगी का, अगर खुदा न खास्ता यहाँ कहीं 6.5-7 रेक्टर स्केल से ऊपर का जलजला पाकिस्तान में आया तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी हो जाएगी। इसलिए हमें एज एन गवर्नमेंट नेशनल इंटरेस्ट में कोई भी कारोबार जो लीगल होता है उसको प्रमोट करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए, उसके स्टेक होल्डर्स के रखना चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए। बंद गली में आने का ना पाकिस्तान को फायदा होगा, ना स्टेक होल्डर्स को फायदा होगा, ना अलॉटीज को फायदा होगा। बहुत शुक्रिया हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी। इसमें कोई दो राय नहीं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी होगी। पॉपुलेशन जाहिर सी बात है मुल्क की बढ़ रही है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की डिमांड भी इसी तनाजुर में बढ़ेगी, लेकिन इस वक्त हुकूमत की तरजीहात में फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन सेक्टर नहीं है और फिर पैदावारी लागत इतनी बढ़ गई है, 22% पे इंटरेस्ट रेट है, तो ये तमाम अवामिल है जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर ज़बूहाली की जानिब गामज़ान है। फिर 7E टैक्स और इसके अलावा दीगर टैक्सेस की शरह में इजाफा कर दिया गया है जिसकी वजह से ये सेक्टर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। बहरहाल कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर वैल्यू एडेड सेक्टर है, इससे मुंसलिक कई इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका पहिया चलता है। हुकूमत को चाहिए
कि रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बहाली के लिए कोई ना कोई मरबूत हिकमत अमली मुतारिफ कराए। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे IMF और गवर्नमेंट की जो मुज़ाकरात चल रहे हैं और फिर IMF की डिमांड्स और फिर IMF का मुतमईन होना और आइंदा मुस्तक़बिल में IMF हमें कब तक पैसे देगा, इस हवाले से हम मुफस्सिल बात करेंगे अपने आखिरी सेगमेंट में। या वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। IMF की टीम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने रिपोर्ट्स पेश कर दी है, IMF ने इत्मीनान का इजहार तो किया है, लेकिन हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं कि SOEs के मामले पर IMF ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और फिर IMF ने सरकार को कहा है कि आप अपना टैक्स रेट मज़ीद बढ़ाएं ताकि आपका रेवेन्यू जनरेट हो सके। IMF के खदशात का हम दूर कर पाएंगे, क्या IMF हमें बर वक्त अदायगी दे पाएगा, क्या आइंदा आने वाले दिनों में हम IMF की डिमांड्स को फुलफिल कर पाएंगे। इसी हवाले से इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर शाहिदा वजारत, बहुत सी तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। IMF की टीम इस वक्त पाकिस्तान में है, मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और मुस्बत मुज़ाकरात हो रहे हैं। IMF ने कुछ मामलात पर हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, जिसकी वजह से हमारी मार्केट भी, स्टॉक मार्केट भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। इन्वेस्टर और फाइनेंसर्स के जो सेंटिमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन कुछ मामले पर IMF ने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है। टैक्स नेट को बढ़ाने की बात की है, SOEs के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। रिपोर्ट पेश की गई थी, हमारे ज़राए बताते हैं वो मुस्तरद कर दी। तो क्या समझती हैं कि मुतमईन कर पाएंगे टैक्स नेट के हवाले से, SOEs की परफॉर्मेंस के हवाले से हम लोग? देखिए, जहाँ तक टैक्स नेट का ताल्लुक है, अगर वाकई टैक्स नेट को बढ़ाया जाए तो इस पे हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, मगर मसला ये है कि IMF का तरीका टैक्स नेट बढ़ाने का ये है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं उन पे और बोझ डालते रहते हैं। टैक्स नेट को बढ़ाना और जो लोग दौलतमंद लोग हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए, अमीर तबके, एग्रीकल्चरल लॉबी है, स्टॉक एक्सचेंजेस के हैं, इन सबको लाया जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। मगर IMF का तरीका ये नहीं है। वो कहते ये है कि टैक्स नेट बढ़ाई जाए, मगर इन प्रैक्टिस जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं उन पे टैक्सेस लगाने की बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि IMF वाकई टैक्स नेट बढ़ाने की वो करती है। दूसरे, जहाँ तक ताल्लुक SOEs का है, तो देखिए SOEs जो हैं उनके लिए हमने बहुत से वो किए हैं। जब से ये जो स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन है पाकिस्तान स्टील मिल की, उन्होंने खुद बहुत से ऐसे वो दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पास ऐसी तजावीज़ मौजूद हैं जिससे स्टील मिल को फाल बनाया जा सकता है बगैर प्राइवेटाइजेशन के। इसी तरह और भी इदारे हैं जो स्ट्रेटेजिक नौइयत के हैं, उनको आपको ज़रूरत नहीं है उनको प्राइवेटाइज करने की। मगर मसला ये है कि जो IMF है वो सिर्फ ऐसे उनको वो पसंद आते हैं सॉल्यूशंस जिसमें पाकिस्तान के इदारों को औने पौने मगरिबी मुल्क की कंपनियां खरीद लें। उनको सिर्फ वो सॉल्यूशंस काबिल कबूल लगते हैं, और जो सॉल्यूशंस ऐसे हों जिसमें हम इस किस्म के सॉल्यूशंस हों जिसमें पाकिस्तान के लोगों की भी बेहतरी हो, पाकिस्तान के बगैर असासे बगैर औने पौने बेचे जाएं, हालात वो हो जाएं, तो उस पर IMF नहीं है। IMF का यही काम है और वर्ल्ड बैंक का कि तरक्की पजीर मुल्कों के ये जो असासे हैं इनको औने पौने बेचा जाए और इससे मुस्तफीद बाहर का कैपिटल हो। और तो मैं समझती हूँ कि वो मुतमईन नहीं होंगे, वो सिर्फ जब मुतमईन होंगे जब हमारे इदारे औने पौने मगर यहाँ एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहिबा कि पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, पेस्को हो गई, PIA हो गई, रेलवे हो गई, स्टील मिल हो गई, ये वो तमाम कौमी इदारे हैं जो इस वक्त खसारे में हैं। क्यों खसारे में हैं? क्या हम इनको बेहतर नहीं कर सकते थे? क्या हमारी हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं थी? क्या हमने मेरिट पर फैसले नहीं किए? अगर ये इदारे पहली दफ़ा खसारे में दाखिल हुए थे तो हम उसी वक्त इनके ऊपर कोई ऐसा फार्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर सके जिससे ये इदारे बेहतर हो जाते? PNSC की मिसाल ले लीजिए, आज प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की है। इसके अलावा आप PSO को भी देख लें, वो भी बेहतर है ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट अर्न करती है। तो ये इदारे फिर क्यों रेड जोन में दाखिल हो गए? कहीं ना कहीं हमारी भी तो लैकिंग है ना। देखिए, लैकिंग तो है, मगर इसका सोल्यूशन प्राइवेटाइजेशन नहीं है। अब आप खुद देख लीजिए कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन को, उसको कहा गया कि ये बहुत बुरे हाल में है तो इसको प्राइवेटाइज किया जाए। अब प्राइवेटाइज करने के बाद इसकी सूरत हाल कोई बेहतर नहीं हुई, बल्कि और बद से बदतर हो गई। क्योंकि पहले अगर ये इनएफिशिएंट थी और यहाँ जो मसले थे, तो प्राइवेटाइजेशन के बाद यहाँ एब्यूज ऑफ मार्केट पावर हो गया।
तो प्राइवेटाइजेशन सोल्यूशन नहीं है, ये इसका हल नहीं है। आपके देखिए बहुत से पीआईए है, इसमें क्या वजूहात हैं? आप देखिए पीआईए के कुछ जो सेक्टर्स हैं वो प्रॉफिटेबल हैं, कुछ सेक्टर्स में मसला है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे मुझे पता चला था कि यहाँ जो कैटरिंग का मसला है, कैटरिंग का जो वो है शोबा, उसमें बहुत वो है, उसकी वजह से बहुत बुरा असर पड़ रहा है पूरे इदारे पे। तो आप कैटरिंग को वो कर दें, प्राइवेटाइज कर दें, कैटरिंग को आप खाना ले लें, मगर ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉफिटेबल सेक्टर्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पे जो टिकटिंग वगैरह है, उसमें तो मुझे नहीं पता था कि उसमें कोई मसला है। तो आप पूरे एयरलाइन को सिर्फ इसलिए क्यों प्राइवेटाइज करेंगे कि उसका जो खाने पीने का और जो कैटरिंग का मसला है उसमें खसारे में चल रहा है। आप कैटरिंग को वो कर दें, आप खाना बंद कर दें, आप सिर्फ छोटे छोटे स्नैक्स दे दिया करें, पानी और स्नैक्स दे दें। तो मतलब बहुत से तरीके हैं जिससे अच्छा असल में मसला ये डॉक्टर है साहिबा, PIA का डॉक्टर साहिबा कि ये PIA बताएं कि हम लोग वकीलों पर, डॉक्टरों पर, प्रोफेसर्स पर, टीचर्स पर, फार्मर्स पर, रियल एस्टेट सेक्टर्स पर, ट्रेडर्स पर टैक्स क्यों नहीं ऐड कर सके अब तक? देखिए प्रोफेसर्स पे तो बहुत टैक्स आयद है। मैं तो बहुत बड़ा अपने आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा आप टैक्स में देती हैं ना, देती हूँ। वो तो आप तो अच्छी सिटीजन है तो आप दे देती हैं। बहुत से ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो नहीं देते रिकॉर्ड के मुताबिक। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। प्रोफेसर्स का वहीं पे सोर्स पे कट जाता है। ये नहीं है कि वो दें या ना दें, उनका वही सोर्स पे इदारा काट लेता है और उसको भेज देता है। तो ये ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर्स जो बात ये है, प्रोफेसर्स की बात नहीं है, बात ये है कि हमारे माशरे में दौलतमंद तबके हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे आप देख लीजिए कि जिन लोगों की बड़ी बड़ी जमीनें हैं और एग्रीकल्चरल लॉबी है, फ्यूडल्स हैं, और आप देखिए कि स्टॉक एक्सचेंजेस में दे आर लोडेड विद मनी। और इस तरह बहुत से ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो बहुत दौलतमंद हैं, मगर उनको टैक्स नेट में नहीं लाया जाता है क्योंकि वो खुद हुक्मरानी कर रहे हैं, वो खुद हुकूमत में शामिल हैं। तो वो कहते हैं कि इनको ले लो, आईएमएफ को जो मालूम नौकरी पेशा है है। डॉक्टर साहबा, आईएमएफ को मालूम है कि कौन कौन सा सेक्टर है जो टैक्स चोरी करता है, कौन कौन सा सेक्टर है जो टैक्स नहीं देता। उसके बावजूद भी आईएमएफ डिमांड करता है सरकार से कि आप मजीद टैक्स लगाएं, टैक्स नेट को बढ़ाएं, और सरकार कॉर्पोरेट सेक्टर पे टैक्स लगा देती है, सैलरी पर्सन पे टैक्स लगा देती है। तो इसका मतलब ये है कि ये सोची समझी साजिश है ना। जब आईएमएफ को मालूम है कि सरकार ही जो है वो टैक्स नेट नहीं बढ़ाना चाह रही और एक मखसूस तबके पे टैक्स बढ़ाती है, तो ये अनबैलेंस मामला कब तक चलता रहेगा? देखिए मैंने तो बारहा कहा है कि ये जो पूरा पाकिस्तान का जो मसला है, ये जो जिस तरह से आईएमएफ और ये एक कोल्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इंटरनेशनल कैपिटल में। आलमी जो सरमायाकारी निज़ाम है वो और ये जो पाकिस्तान की हुकूमत है, इनमें आपस में कोल्यूशन है। ये ऐसे टैक्स लगाते हैं जो आम लोगों पे पड़े, जो मिडिल क्लास पे पड़े, गरीबों पे पड़े, मगर जो दौलतमंद लोगों पे ना पड़े नहीं डालते हैं। और इसी में आईएमएफ भी उसके साथ चलती है। आईएमएफ बहुत सी चीज़ों पे बहुत स्टैंड लेती है, मगर इस पर स्टैंड नहीं लेती कि टैक्स नेट में दौलतमंद लोग क्यों नहीं लाए जा रहे हैं। देखिए आपको पता है कि सिर्फ नौकरी पेशा लोगों को, सैलरी क्लास को टैक्स नेट में लाया जाता है और उन पे बहुत टैक्सेस लगा दिए गए हैं। आखिर में ये बता दें डॉक्टर साहिबा कि हम आईएमएफ के बगैर लाइट ड्रॉ कर सकते हैं अपनी? देखिए आईएमएफ के बगैर बहुत खुशहाली आ सकती है मुल्क में। जी। पाकिस्तान को इसीलिए ले जाया जाता है आईएमएफ के पास कि पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना होता है। मैंने इस पे ऑल्टरनेटिव दिया है और मेरा जो ऑल्टरनेटिव है वो इस मुल्क की तकदीर बदल देगा। मगर आपके पास पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कि आप ऐसा कोई तजवीज़ को माने जिससे पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। पाकिस्तान, ना आईएमएफ इसमें इंटरेस्टेड है, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें इंटरेस्टेड है। कोई भी इसको अपनाने को तैयार नहीं है। मैंने तो अपने बहुत बड़े पर्सनल कॉस्ट पे ये किताब छपवाई है और मैंने इसमें बताया है कि किस तरह मुल्क में खुशहाली लाई जा सकती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस मैनेज करके मैंने बताया है और मैंने सारे सेक्टर्स के लिए स्ट्रेटजीज बनाई हैं। और अगर मेरे इस पे चले तो आप यकीन कीजिए कि मैं 4-5 महीने में सारे पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। और मैं बिल्कुल मुबालगा वो नहीं कर रही हूँ, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। मेरे पास सॉल्यूशंस हैं जिससे पाकिस्तान के मसाइल 3-4 महीने में बखूबी हल हो जाएंगे और पाकिस्तान में बहुत खुशहाली आएगी। मगर बहुत बहुत इसीलिए शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर पॉलिटिकल विल हो तो हिकमत अमली बन सकती है, मौशी अशारिय दुरुस्त सिमत जा सकते हैं।
टैक्स नेट को बढ़ाया जा सकता है। जो टैक्स चोरी कर सकते हैं वो टैक्स भी दे सकते हैं, बशर्ते ये कि हुकूमत ऐसी पॉलिसी मुतारिफ कराए जिसके बाद टैक्स नेट रेवेन्यू बढ़े। हमने आज प्रोग्राम में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी को बड़ा तफसीली डिस्कस किया। आज स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेज़ी देखी गई। इसके अलावा हमने आज प्रोग्राम में रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के मसाइल पर बात की। इसके अलावा IMF और सरकार के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इस पर हमने आज बात की, और हमने आखिर में ये कंक्लूजन निकाला कि तमाम की तमाम चीज़ें, तमाम के तमाम पॉइंट्स, तमाम के तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर्स घूमते हैं पॉलिसी के ऊपर। अगर पाकिस्तान के पास अच्छी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी तो यकीनन हम तरक्की की राह पर गामजन होंगे। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।